कहानी की शुरुआत में हम ड्रासा नाम की एक शार्प शूटर को देखते हैं। यह दुनिया की सबसे डेंजरस स्नाइपर मानी जाती है। ड्रासा पिछले कई घंटों से एक टनल में छुपी हुई है। दरअसल वह यहाँ अपने शिकार का इंतजार कर रही होती है। ड्रासा को पास के एयरपोर्ट पर एक गवर्नमेंट एजेंट को मारने का टास्क दिया गया था। कुछ साल पहले एजेंट ने ड्रासा की टीम के मेंबर को एक मिसाइल के दौरान मारा था। कुछ ही देर बाद रनवे पर एक प्लेन लैंड करता है। ड्रासा को जैसे ही एजेंट नजर आया, उसने उसे कई किलोमीटर दूर निशाना साधा और एजेंट को एक ही शॉट में खत्म कर दिया। ड्रासा अपना यह काम इतनी बारीकी से अंजाम देती है कि वहां पर मौजूद गार्ड्स को पता ही नहीं चलता कि गोली किसने और कहां से चलाई। ड्रासा जाने से पहले बुलेट के कवर को अपने साथ ले जाती है। मिशन पूरा करने के बाद ड्रासा अपने गांव की कब्रिस्तान में आती है, जहां उसकी मां की कब्र होती है। वहां पर उसके फादर पहले से ही मौजूद होता है। दरअसल ड्रासा एक कॉन्ट्रैक्ट किलर थी, यानी वह पैसों के लिए लोगों को मारा करती थी और अब तक कई लोगों को मार चुकी थी। इसे लोगों को मारना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब यह काम उसका पेशा बन चुका था। ड्रासा के पिता ड्रासा से कहते हैं, आज तुम फिर किसी का काम खत्म करके आई हो। ड्रासा कुछ नहीं छुपाती है और उन बुलेट्स के कवर्स को अपने फादर को पकड़ा देती, जिससे उसका दुख थोड़ा कम हो जाता। ड्रासा अपने पिता को बताती है कि मुझे एक और नया प्रोजेक्ट मिला है जो पूरे 2 साल तक चलेगा। शायद इस दौरान मैं आपसे कभी भी मिल नहीं पाऊंगी। जिस पर ड्रासा के फादर जवाब देते हैं, तुम ये खूनी खेल छोड़ क्यों नहीं देती? तुम हर साल आती हो और मुझे कुछ गोलियों के कवर पकड़ा देती हो, मगर अगले साल ऐसा नहीं होगा। अब मेरा कैंसर का लास्ट स्टेज चल रहा है, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा और अगर आने वाले दिनों में मेरी मौत नहीं हुई तो मैं खुद 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे पर अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा, क्योंकि अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। तुम्हारी माँ भी मर चुकी है और तुम भी अपने काम के चलते कभी कभी मुझसे मिलने आती हो, इसलिए हो सकता है यह हमारी आखिरी मुलाकात हो। यह सुनकर ड्रासा की आंखें भर आती हैं। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इस कहानी के दूसरे स्नाइपर लीड कैरेक्टर लेवाई को। लेवाई की जिंदगी बहुत मुश्किलों से गुजर रही थी। उसे अक्सर बहुत भयानक सपने आते थे और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली जाती थी। असल में लेवाई को उन लोगों के सपने आते जिनको उसने मारा था। एक रात जब उसकी आंख बुरे सपने से खुलती है तो लेवाई अपने घर से बाहर निकलकर समुद्र के किनारे पर आता है। यहाँ उसे थोड़ा अच्छा महसूस होता है और वह अपनी डायरी में सब्सक्राइब प्लीज लिखने लगता है। तभी लेवाई को अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आता है, जो कि उसके ऑफिस से किया गया था। मैसेज में उसे एक एड्रेस दिया गया होता है, जहाँ उसे जल्द से जल्द पहुँचने का कहा गया होता है। लेवाई बिना वक्त गंवाए एक मिलिट्री बेस पर पहुँचता है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक लेडी ऑफिसर से, जिसका नाम बार्तो है। बार्तो एजेंसी की बॉस होती है। बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि लेवाई कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक एजेंट था, लेकिन अब वह रिटायर हो चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वह एक डेडली स्नाइपर भी रह चुका है। वह अब तक 200 से भी ज्यादा लोगों को स्नाइपिंग से मार चुका है। बार्तो लेवाई से कहती है, मैं तुम्हें एक मिशन पर भेजना चाहती हूँ क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे स्नाइपर हो और आज तक तुमने कोई भी मिशन अधूरा नहीं छोड़ा है, सिर्फ तुम ही कर सकते हो। लेकिन मिशन पर भेजने से पहले बार्तो लेवाई से एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछती है, अगर तुम इस मिशन पर गए और मर गए तो क्या तुम्हें याद करने वाला पीछे कोई है? यह बात सुनकर लेवाई को कुछ अजीब शक होने लगने लगता है, लेकिन फिर वह जवाब देता है, नहीं, मेरा इस दुनिया में सब खत्म हो गया है, कोई भी अपना नहीं है। यह सुनकर वो लेडी लेवाई से कहती है, तुम तैयारी कर लो, कुछ घंटे बाद तुम्हें उस मिशन पर भेजा जाएगा और वहाँ तुम्हें 2 साल के लिए रहना है और तुम्हें बहुत सारा पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। इसके बाद लेवाई को बेहोश कर दिया जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने आप को एक एरोप्लेन में पाता है। लेवाई कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसे कहां ले जाया जा रहा है और उसे मिशन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी जाती है। इसलिए लेवाई वहां पर मौजूद एक सोल्जर से पूछता है, मुझे कहां ले जाया जा रहा है? लेकिन वह सोल्जर चुप रहता, कोई जवाब नहीं देता, बस इतना कहता है, अपना आईडी और वॉच हमें दे दो, यह सब तुम्हें मिशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद में वापस दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद वो सोल्जर लेवाई को कहता है, कुछ ही मिनटों में हम नो फ्लाइंग जोन एरिया में एंटर करने वाले हैं। यहाँ से आगे प्लेन ले जाने की हमें परमिशन नहीं है। तुम्हारा प्लेन से जंप करने का वक्त आ चुका है। नीचे उतरने के बाद तुम्हें अकेले 30 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ पैदल जाना होगा, तब तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। लेकिन लेवाई के दिमाग में अब भी हलचल चल रही थी। वो फिर से उस सोल्जर से पूछता है, आखिर हम जा कहां रहे हैं और मेरा मिशन क्या है नीचे पहुंचकर? इस पर सोल्जर गुस्से भरी आवाज में बोलता है, मुझे इस सवाल का जवाब देने की परमिशन नहीं है। एरोप्लेन में कैमरे और माइक्रोफोन लगा हुआ है, सब बातें ऑफिस में रिकॉर्ड की जाती है। अगर मैंने तुम्हें इस जगह के बारे जरा सा भी बताया तो मुझे मारा दिया जाए या नौकरी से निकाला जा सकता है। यह बात सुनकर लेवाई के सांसें अटक जाती है। इसके बाद उसे एक पैराशूट दिया जाता है और प्लेन का दरवाजा खुलते ही लेवाई कूद जाता है और सेफली लैंडिंग करता है और वहीं से कहानी में ट्विस्ट शुरू होता है। 30 किलोमीटर की दूरी लेवाई को पैदल तय करनी थी। रास्ते में बर्फ, जंगल और पहाड़ों से होकर गुजरता था। पैदल चलते चलते 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिनों का लंबा सफर तय करने के बाद अंत में वह उस जगह पर पहुंच जाता है जहां उसे भेजा जाता है। वह देखता है कि यह एक बहुत ही सुनसान और डरावना इलाका है, जहां इंसान तो दूर बल्कि उससे परिंदे भी नहीं दिखाई देते। तभी उसकी मुलाकात मैक्स नाम के एक स्नाइपर से होती है। मैक्स
मैक्स 2 साल तक यहाँ मिशन पर था। अब उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, उसके घर वापसी का टाइम हो जाता है, इसलिए अब लेवाई उसकी जगह संभालेगा। मैक्स लेवाई को एक वॉच टावर की तरफ ले जाता है। टावर के टॉप पर पहुंचने के बाद लेवाई के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था कि उसे यहाँ क्या काम करना है। यही सवाल जब वो मैक्स से पूछता है तो मैक्स जवाब देता है, यहाँ एक बहुत ही गहरी और रहस्यमय खाई है जिसे गॉड नाम दिया गया है, जिसके बॉटम तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया और जो गया वो कभी लौट कर नहीं आता। तुम्हारा काम बहुत ही आसान है, तुम्हें इस खाई की पहरेदारी करनी है। मैक्स कहता है तुम यहाँ से बाहर महीने में एक ही बार हेडक्वार्टर फोन कर सकते हो। इसके बाद वो लेवाई को यहाँ के स्ट्रिक्ट रूल्स बताता है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ना है 2 साल तक, कि वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। यह टावर जिसे हम वेस्ट टावर कहते हैं, इसके ठीक सामने ईस्ट टावर है, वह रशिया का है और वहाँ पर रशिया बंदे और बंदी आती है। ये सुनकर लेवाई को सुकून मिला। मैक्स ने कहा वहाँ भी एक गार्ड अपनी ड्यूटी निभा रहा है, लेकिन तुम दोनों के बीच कोई भी कांटेक्ट अलाउ नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना है। आने वाले खतरे के लिए हर वक्त तैयार रहना, क्योंकि यहाँ तुम पर किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है। यहाँ नीचे ढेर सारे लैंड माइंस लगाए हुए हैं और ऊपर ऑटोमेटिक गन्स। अगर ऑटोमेटिक गन्स में गोलियां खत्म हो जाए तो उसे हमेशा रीलोड रखना, क्योंकि हमले के दौरान ऑटोमेटिक गन्स तुम्हारी बहुत काम आएगी। और आखिरी बात, अगर तुम्हें कभी भी यहाँ तेज सायरन की आवाज सुनाई देने लगे तो इसका मतलब है कि ये पूरा इलाका ब्लास्ट होने वाला है, तुम बिना सोचे समझे यहाँ से भाग जाना। मैक्स कहता है मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों बोला गया है, लेकिन मुझे जो पिछले ड्यूटी वर्कर ने बताया था वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ और मोटा पैसा छाप रहा हूँ। लेवाई का बार बार एक ही सवाल एक ही था। वह पूछता है आखिर यहाँ ऐसा क्या है जिसके लिए इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी और इतना पैसा दिया जाता है। तभी मैक्स एक ग्रेनेड निकालता है और इस ग्रेनेड को उस खाई में फेंक देता है। ग्रेनेड जैसे ही खाई की गहराइयों में जाता है और धमाका करता है, वहाँ से एक अजीब भयानक आवाज गूंजने लगती है। यह सुनकर लेवाई डर जाता है, क्योंकि वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी ऐसी चीज की जो अंधेरे में छिपी थी। मैक्स उसकी तरफ देखकर कहता है जो आवाज तुम सुन रहे हो वो होलो मैन की है, ऐसे जीव जो इंसान को जिंदा निगल सकते हैं। ये क्रिएचर्स इस घाटी की खाई में रहते हैं, तुम्हारा काम है इन्हें इस खाई से बाहर निकलने नहीं देना। फिर मैक्स आगे बताता है कि कुछ साल पहले यूएस आर्मी के 3000 सिपाहियों को इन क्रिएचर्स को खत्म करने के लिए इस खाई में भेजा गया था, लेकिन आज तक उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। अब मैक्स का ड्यूटी टाइम पूरा हो चुका था, इसलिए उसने लेवाई को सारी जानकारी देकर जाने की तैयारी की। वो मुस्कुराकर बोला गुड बाय ब्रदर, अब 2 साल तक ये जगह तुम्हारी है। लेवाई उसे विदा करता है। मैक्स खुश था, आखिर 2 साल बाद वो घर लौटने वाला था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। मैक्स जैसे ही अपने पिकअप पॉइंट पर पहुंचता है, एक स्मोक बॉम्ब जलाता है। तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आता है और रस्सी नीचे फेंकता है। मैक्स रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है। हेलीकॉप्टर में बैठा एक सिपाही पहले उसकी पहचान की जांच करता है। नेम मैक्स हेंडरसन, पोस्ट गार्ड सेक्टर 3। जांच पूरी होते ही सिपाही बिना कुछ बोले मैक्स के सीने में गोली मार देता है, फिर रस्सी काट देता है। मैक्स नीचे खाई में गिर जाता है और बस वही सच साबित होता है, जो यहाँ आता है वो कभी जिंदा नहीं लौटता। उधर लेवाई अपनी ड्यूटी में लग जाता है। वो सबसे पहले ऑटोमेटिक गन्स को रीलोड करता है, फिर रिपोर्ट्स चेक करता है। दिन इसी तरह गुजरते रहते हैं। 2 महीने बाद उसे यह जगह बेहद उबाऊ और अकेली लगने लगती है। वह सोचता है क्या मुझे 2 साल ऐसे ही काटने हैं, न किसी से बात न कोई एंटरटेनमेंट। टाइम पास करने के लिए वह अलमारी से कुछ किताबें निकालता है, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार के पीछे लिखे पुराने नोट्स पर पड़ती है। वो नोट्स उन गार्ड्स के थे जो पहले यहाँ ड्यूटी दे चुके थे और शायद अब इस दुनिया में नहीं थे। हर नोट में एक ही बात थी, डर, अकेलापन और होलो मैन का खौफ। एक दिन अचानक उसे ईस्ट टावर की दिशा से गनफायर की आवाज सुनाई देती है। लेवाई जल्दी से अपना टेलीस्कोप उठाता है और दूर देखता है। वहाँ एक खूबसूरत रूसी लड़की मशीन गन चला रही होती है और बस यहीं पर अपना हीरो पिघल जाता है। उसी लड़की कोई और नहीं बल्कि ड्रासा थी, एक स्नाइपर जिसे उसकी सटीक निशानेबाजी की वजह से यहाँ तैनात किया गया था। ड्रासा को देखकर लेवाई की नजरें ठहर जाती हैं। इतने दिनों बाद किसी रूसी लड़की को देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। ड्रासा भी उसे देखती है और महीनों की तन्हाई के बाद उसके दिल में भी हलचल होने लगती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं पर बात नहीं करते, क्योंकि रूल्स सख्त थे। 4 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और अब दोनों के मन में बस एक सवाल था, क्या हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए या नहीं। कुछ दिन बाद ड्रासा का बर्थडे आता है। वो सोचती है आज लेवाई से बात करनी चाहिए। वो व्हाइट बोर्ड पर लिखती है तुम्हारा नाम क्या है चिकने। लेवाई हंसकर जवाब देता है नाम बताना अलाउड नहीं है। ड्रासा मुस्कुराती है मेरा नाम ड्रासा है। थोड़ी झिझक के बाद लेवाई भी अपना नाम बता देता है। ड्रासा बोलती है आज मेरा बर्थडे है। वो डांस करने लगती है। माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। फिर वो पूछती है डांस करना आता है। लेवाई जवाब देता है नहीं, पर शूटिंग ठीक ठाक कर लेता हूँ। ड्रासा चैलेंज देती है तो चलो दिखाओ। वो अपने टावर पर बोतल रखती है। लेवाई एक ही गोली में बोतल तोड़ देता है। ड्रासा मुस्कुराती है, फिर अपने स्नाइपर से लेवाई के टावर की बोतल उड़ा देती है। अब दोनों एक दूसरे की स्किल्स से इम्प्रेस थे। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ती हैं।
कनेक्शन बनने लगता है। पर तभी ड्रासा की नजर नीचे जाती है। लेवाई, नीचे देखो। लेवाई झांकता है। हजारों होलोमैन घाटी से ऊपर चढ़ रहे थे। वो तुरंत स्नाइपर उठाता है। ड्रासा भी मशीन गन संभाल लेती है। चारों तरफ गोलियों की गूंज, धड़ाम धड़ाम। दोनों पूरी ताकत से लड़ते हैं, लेकिन क्रिएचर्स की तादाद इतनी ज्यादा थी कि अब हालात उनके हाथ से निकलने लगे थे। अचानक लेवाई की नजर ऊपर जाती है। एक भयानक क्रिएचर किसी तरह ट्रासा के टावर तक पहुंच चुका था। वो बस उस पर झपटने ही वाला था कि लेवाई ने बिना एक पल गनवाए अपने स्नाइपर मोड में स्विच किया। वो गहरी सांस लेता है, ट्रिगर दबाता है। दाएं गोली हवा चीरती हुई जाती है और सीधा उस क्रिएचर के सिर को पार कर जाती है। ट्रासा बाल बाल बच जाती है। उस पल दोनों की नजरों में एक ही बात थी, अब अगर जिंदा रहना है तो साथ लड़ना होगा। थोड़ी देर बाद जब सन्नाटा छा जाता है, ट्रासा मुस्कुराते हुए अपने व्हाइट बोर्ड पर लिखती है, आज मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे था। लेवाई उसकी मुस्कान देखता है, थोड़ा चौंकता है, फिर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला देता है। अगली सुबह लेवाई नीचे उतरता है, लैंडमाइंस चेक करता है, ऑटोमेटिक गन को रीलोड करता है। तभी घाटी की गहराई से एक ड्रोन निकलता है। वो हवा में कुछ सेकंड तक मंडराता है, फिर लेवाई की ओर घूमकर स्कैन करने लगता है। लाल रोशनी उसकी आंखों पर पड़ती है। बीप बीप बीप। लेवाई ठिठक जाता है, ये ड्रोन कौन भेज रहा है और क्यों? दिन बीतते हैं, फिर हफ्ते और महीने। अब लेवाई और ट्रासा के बीच की दूरी खत्म हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे का सहारा बन चुके थे, लेकिन हर कहानी में एक सन्नाटा जरूर आता है। वो दिन था 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे। ट्रासा बहुत चुप थी। उसके दिमाग में बार बार अपने पिता की आखिरी बातें गूंज रही थी। अगर मैं कैंसर से कुछ दिनों में नहीं मरा तो 14 फरवरी को खुद को मार दूंगा। उसकी आंखें भर आती हैं। वो बोर्ड पर लिखती है, आज मैं बहुत अकेली महसूस कर रही हूँ, काश कोई मेरे साथ होता। लेवाई उस मैसेज को देर तक देखता रहता है। उसे याद आता है जिस दिन उसने पहली बार ट्रासा को देखा था, उसी दिन से वो उसके पास जाना चाहता था और आज वो खुद को रोक नहीं पाता। वो एक गहरी सांस लेता है, बैग उठाता है और तय करता है, अब चाहे जो भी हो आज वो उसके पास जाएगा। लेवाई अपने पुराने रॉकेट लॉन्चर को निकालता है, थोड़ी मेहनत से उसे मॉडिफाई करता है ताकि उससे एक मजबूत रस्सी ट्रासा के टावर तक दागी जा सके। अगली सुबह वो टारगेट सेट करता है और फूंस, रस्सी आसमान को चीरती हुई सीधी ट्रासा के टावर की ओर जाती है। वो रेलिंग से टकराती है, झूलती है। ट्रासा बाहर आती है, रस्सी को कसकर चेक करती है, फिर मुस्कुराते हुए उसे अपने टावर के पास के पेड़ से बांध देती है। अब रास्ता तैयार था। लेवाई बिना वक्त गंवाए रस्सी पकड़कर आगे बढ़ता है। हवा में झूलता हुआ वो ईस्ट टावर की तरफ बढ़ता है, मगर बीच रास्ते में ढलान खत्म हो जाती है। अब सिर्फ उसके हाथों की ताकत साथ थी। आधे घंटे की जंग के बाद पसीने से भीगा थका हुआ वो आखिरकार ट्रासा के टावर तक पहुंचता है। ट्रासा उसे देखती है, मुस्कुराती है और छेड़ते हुए लिखती है, तुमसे तो बहुत गंदी पसीने की बदबू आ रही है, पहले नहा लो फिर बात करना। लेवाई हंस देता है, कुछ नहीं कहता, बस सिर हिलाकर उसकी बात मान लेता है। थोड़ी देर बाद जब वो शावर में होता है, ट्रासा शरारत में उसके कपड़े छिपा देती है। वो कंट्रोल रूम से सीसीटीवी पर देखती है। लेवाई आधे गुस्से और आधी शर्मिंदगी में इधर उधर अपने कपड़े ढूंढ रहा होता है और पहली बार लेवाई और ट्रासा एक साथ बैठते हैं। हॉल एकदम शांत हो चुका था, सूरज ढल रहा था, हवा में ठंडक और सन्नाटा घुला था। लेवाई और ट्रासा टावर की छत पर बैठे आसमान की ओर देख रहे थे। धीरे धीरे ट्रासा बोलने लगती है, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं बचा, बस पापा थे, लेकिन शायद वो भी अब नहीं रहे। तभी उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आती है। कुछ पल खामोशी छाई रहती है। फिर लेवाई अपनी कहानी खोलता है। वो बताता है कि वह कभी यूएस आर्मी का स्नाइपर था, कैसे उसे खतरनाक मिशनों पर भेजा गया और कैसे आज भी उसे रातों में अपने साथियों की चीखें सुनाई देती हैं, वो चेहरे जिन्हें वो बचा नहीं पाया। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। दो टूटे हुए लोग एक वीरान दुनिया में एक दूसरे की कहानियों में सुकून खोजते हुए। धीरे धीरे रात गहराती है। ट्रासा पुराने स्पीकर से एक सॉफ्ट म्यूजिक चलाती है। हवा में ठंडक और संगीत की धीमी लहर फैल जाती है। लेवाई मुस्कुराकर हाथ बढ़ाता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? ट्रासा हल्की झिझक के बाद उसका हाथ थाम लेती है। दोनों तारों की रोशनी में उस सुनसान टावर की छत पर धीरे धीरे झूमने लगते हैं। संगीत की लय और उनके कदम एक हो जाते हैं। उस पल जैसे सारी जंग, सारा डर बस मिट गया हो। लेवाई उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक शायरी लिखी है, लेकिन उसे तब सुनाऊंगा जब हम यहाँ से निकलेंगे। ट्रासा बस मुस्कुरा देती है, जैसे उसने उस वादे को दिल में रख लिया हो। अगली सुबह लेवाई को वापस वेस्ट टावर लौटना होता है। वह सामान उठाकर कहता है, जल्द मिलेंगे, फिर रस्सी पकड़कर नीचे उतरने लगता है। ट्रासा रेलिंग पर खड़ी होकर उसे जाते देखती रहती है। उसकी आंखों में बेचैनी और उम्मीद दोनों है। तभी नीचे से एक भयावह गर्जना गूंजती है। कुछ क्रिएचर्स ऊपर चढ़ रहे होते हैं। उनमें से एक लैंडमाइन से टकराता है। धड़ाम, जोरदार धमाके से लोहा हवा में बिखरता है। एक टुकड़ा रस्सी को काट देता है। लेवाई का संतुलन बिगड़ता है और वो गहरी खाई में गिरने लगता है। ट्रासा चीखती है, लेवाई, जो वो बिना सोचे पैराशूट उठाती है और छलांग लगा देती है। तेज हवा उसे नीचे खींचती है। नीचे एक उफनती नदी दिखती है। ट्रासा पानी में गिरती है और बहाव उसे दूर ले जाता है। बहुत संघर्ष के बाद वो किनारे तक पहुंचती है, घायल, थकी हुई लेकिन जिंदा। दूसरी ओर लेवाई की किस्मत उसका साथ देती है। वो एक बड़े पेड़ की डालियों में अटक जाता है। शरीर पर चोटें हैं पर जान बची है। जब होश आता है वो देखता है एक विशाल कीड़ा जैसा जीव उसकी तरफ रेंग रहा है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन पेड़ की जड़ें उसके पैरों को जकड़ लेती हैं, जैसे उसे निगलना चाहती हो। तभी झाड़ियों से आवाज आती है,
लेवाई। ट्रासा वहाँ पहुँच चुकी होती है। वो चाकू निकालती है, खून सनी उंगलियों से जड़ों को काटती जाती है। सांसें तेज, पर निगाहें सिर्फ एक जगह, लेवाई पर। आखिरकार जड़ें टूट जाती हैं। दोनों गिर पड़ते हैं, थके हुए लेकिन जिंदा। चारों ओर सन्नाटा था, टूटी डालियों की चरमराहट, सड़न की गंध और हवा में डर का भार। अचानक पास के पेड़ों से दहाड़ें उठती हैं। कई क्रिएचर्स झाड़ियों को चीरते हुए उन पर टूट पड़ते हैं। लेवाई फुर्ती से गन उठाता है, धाई। पहली गोली सीधे एक के सिर के पार निकल जाती है। ट्रासा भी मशीन गन से फायर करती है। कुछ ही मिनटों में दोनों ने मिलकर सबको खत्म कर दिया। लेवाई झुककर एक मरे हुए क्रिएचर की ओर देखता है। उसकी वर्दी वही है जो कभी अमेरिकन सोल्जर्स पहनते थे। उसके हाथ कांप उठते हैं। उसे मैक्स की बात याद आती है। 1940 में यहाँ 3000 सैनिक भेजे गए और कोई लौटकर नहीं आया। ये धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है, ये वही लोग हैं जो किसी भयावह प्रयोग या वायरस से बदल गए। आगे वे ऐसे दृश्य पर पहुंचते हैं जो बुरे सपने से कम नहीं। सड़े गले मानव शरीर और उनमें से उगते पेड़ पौधे। कई शरीरों से बेलें निकल रही थी। अचानक पेड़ों में हलचल। ट्रासा आगाह करती है और दोनों भागकर एक टूटी चर्च में छिपते हैं। चर्च के भीतर लाशें, आत्महत्या के निशान, जैसे लोग वायरस से पहले ही मौत चुन गए हों। वहाँ अचानक बड़ी मकड़ियां झपटती हैं। वे मार गिराते हैं, पर तभी दरवाजा टूटता है। क्रिएचर्स अंदर घुस आते हैं। हाहाकार के बीच दोनों पीछे के दरवाजे से भागकर बाहर निकलते हैं। बाहर गहरा अंधेरा था। धुंध इतनी घनी कि कुछ कदम आगे तक भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक लेवाई की नजर पहाड़ की चट्टानों में बने एक पुराने सुरंग द्वार पर पड़ती है। वह तुरंत ट्रासा का हाथ पकड़कर कहता है, उधर चलो, जल्दी। दोनों तेजी से दौड़ते हुए उस सुरंग में समा जाते हैं। अंदर घुप अंधेरा, बर्फीली हवा और एक डरावना सन्नाटा फैला था। धीरे धीरे जब उनकी आंखें अंधेरे की आदत डालती हैं तो वे देखते हैं ये कोई साधारण सुरंग नहीं बल्कि एक पुरानी लेबोरेटरी है। चारों ओर टूटी शीशियां, जंग लगी मशीनें और बिखरे केमिकल कंटेनर पड़े हैं। दीवारों पर आधे फटे पोस्टर टंगे हैं जिन पर धुंधले अक्षरों में लिखा है, प्रोजेक्ट जेनेसिस टॉप सीक्रेट। लेवाई चारों ओर नजर दौड़ाता है। तभी उसकी नजर एक पुराने डीवीडी कैसेट पर पड़ती है। धूल से ढकी उस टेप पर फीके अक्षरों में लिखा होता है, एक्सपेरिमेंट नंबर 24 क्लासिफाइड। वह उसे उठाकर धीमे स्वर में कहता है, ट्रासा, लगता है अब हमें सच्चाई मिल ही जाएगी। लेवाई डीवीडी चलाता है। स्क्रीन पर एक युवा लड़की का चेहरा उभरता है। उसकी आंखों में थकान, डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। वह बताती है कि यह लैब एक सीक्रेट केमिकल मिसाइल प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। सैकड़ों साइंटिस्ट यहाँ काम कर रहे थे। फिर एक दिन अचानक आए भूकंप ने सब कुछ बदल दिया। झटकों से मिसाइल का केमिकल लीक हुआ और कुछ ही घंटों में हवा में घुला वो जहर लोगों को संक्रमित करने लगा। लड़की कैमरे की ओर अपना हाथ बढ़ाती है, अपना उभरा हुआ पेट दिखाती है और कहती है, मैं भी संक्रमित हूँ। वह आगे बताती है कि उन्होंने मिलिट्री से इलाके को बमबारी कर नष्ट करने की गुहार लगाई, लेकिन आदेश देने वालों ने चुप्पी साध ली। उसकी आंखों में डर और निराशा थी और उसका आखिरी संदेश साफ था, यहाँ जो हुआ उसे दुनिया से छिपा दिया गया। वीडियो खत्म होता है। लेवाई धीरे से मुड़कर देखता है। लैब के एक कोने में एक आधुनिक कंप्यूटर रखा है जो इस पुरानी जगह में बिल्कुल असंगत लगता था। वह सिस्टम ऑन करता है। जैसे ही स्क्रीन पर फाइलें खुलती हैं, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। स्क्रीन पर लिखा था, डार्क लेक कॉर्पोरेशन। यह कोई सामान्य कंपनी नहीं थी बल्कि एक गुप्त पैरामिलिट्री साइंस ऑर्गेनाइजेशन जो संक्रमित इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करके सुपर सोल्जर्स बनाना चाहती थी। उनका मकसद भयानक था, संक्रमित डीएनए से ऐसे योद्धा बनाना जो अमर हों और दर्द महसूस न करें। इस मिशन की असली कीमत चुकाई थी मानवता ने। लेवाई दस्तावेज पढ़ते हुए कांप उठता है। संक्रमित लोगों पर किए गए दर्दनाक और अमानवीय प्रयोगों की वजह से इस घाटी को सालों तक दुनिया से छिपा दिया गया। लेवाई को डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि इस घाटी के भीतर एक भारी मिसाइल छिपी है जो सक्रिय होते ही 2 किलोमीटर तक सब कुछ तबाह कर देगी। वह और ट्रासा सन्न रह जाते हैं। अब उन्हें समझ आता है कि यह जगह कोई रिसर्च साइट नहीं बल्कि एक जिंदा कब्रगाह है। धीरे धीरे उन्हें सच्चाई का और गहरा चेहरा दिखता है। जिस लेडी बार्टो ने उन्हें यहाँ भेजा था वही इस जगह की मालिक थी। वह यहाँ ऐसे लोगों को भेजती जो किसी के नहीं होते और ड्यूटी खत्म होने पर सबको मार दिया जाता ताकि कोई सच बाहर न ले जा सके। मैक्स को भी इसलिए मारा गया था क्योंकि उसने सच्चाई जान ली थी। इसी बीच अचानक जंगल से एक घुड़सवार क्रिएचर ट्रासा पर हमला करता है और रस्सी से उसे खींच ले जाता है। लेवाई पागलों की तरह उसकी तलाश में भागता है और आखिरकार दोनों आमने सामने आते हैं। वह ट्रासा को छुड़ाता है। दोनों मिलकर उस दानव से लड़ते हैं। भयंकर फाइट के बाद लेवाई एक फ्लेयर बम फेंकता है। धड़ाम। क्रिएचर आग में जलकर राख बन जाता है। थके हारे दोनों आगे बढ़ते हैं, पर जो नजारा सामने आता है वह और भी भयानक होता है। वहाँ इंसान और पेड़ किसी डरावने प्रयोग में आपस में जुड़े दिखते हैं। कुछ पेड़ों से खून टपक रहा होता है, कुछ पर मानवीय चेहरे उभरे थे। अचानक ट्रासा फिसल जाती है और लताएं उसे जकड़ लेती हैं। वह चीखती है, लेवाई। लेवाई दौड़कर पहुंचता है, बेलों को काटने की कोशिश करता है, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो मिनी बम फेंक देता है। तेज धमाके में सब जलकर राख हो जाता है और ट्रासा आजाद हो जाती है। वे आगे बढ़ते हैं और एक पुराना गैराज पाते हैं जिसमें जंग लगी जीप खड़ी
खड़ी होती है। लेवाई इंजन चालू करता है और हैरानी की बात वह स्टार्ट हो जाती है। दोनों जीप में बैठकर घाटी से निकलने लगे। ऊपर पहाड़ तक जाने वाली एक रस्सी दिखती है, शायद यही उनका रास्ता है, लेकिन पीछे से जमीन कांपने लगती है। क्रिएचर्स उनका पीछा करते हुए लौट आए थे। लेवाई जीप को रस्सी से बांधता है और इंजन की ताकत से ऊपर चढ़ने लगता है। नीचे से क्रिएचर्स झपटते हैं, कुछ जीप से लटक जाते हैं, लेकिन ट्रासा मशीन गन से गोलियां बरसाती है। भीषण लड़ाई के बीच लेवाई पेट्रोल टैंक लीक कर देता है, आग लगाता है और रस्सी काट देता है। जीप नीचे गिरती है, पूरा झुंड जल उठता है। ऊपर पहुंचकर दोनों फैसला करते हैं, अब इस जगह को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। ट्रासा कहती है, मेरे पास फ्रांस में एक जगह है जहां हम छुप सकते हैं। लेवाई जवाब देता है, पहले इसे खत्म करना होगा। वह अपने टावर पर लौटा है, मिसाइल को एक्टिव करता है और बॉम्ब फिट कर देता है। इसी दौरान लेडी बार्तो कॉल करती है, क्या तुम उस गड्ढे में गए थे? किसी ने हमारे सिस्टम को चालू किया है। लेवाई झूठ बोलता है, लेकिन बार्तो सब जान चुकी थी। वह आदेश देती है, ट्रासा को खत्म करो। लेवाई हाँ तो कह देता है, पर अब वह उनके खिलाफ है। बार्तो खुद हेलीकॉप्टर लेकर घाटी की ओर बढ़ती है। तभी लेवाई अपने टावर से दूर जाकर सबसे लंबा शॉट लेता है। गोली सीधे टावर पर लगती है। सायरन बज उठता है, मिसाइल एक्टिव हो चुकी थी। अब उनके पास वक्त नहीं था। दोनों भागते हैं। ट्रासा दूर निकल जाती है, पर लेवाई घायल था और पीछे रह जाता है। अचानक जमीन हिलती है, भयानक विस्फोट होता है, पूरी घाटी राख बन जाती है। बार्तो का हेलीकॉप्टर भी उस धमाके में उड़ जाता है। ट्रासा बच जाती है, लेकिन लेवाई पानी में गिरकर लापता हो जाता है। महीनों बाद फ्रांस में ट्रासा एक कैफे में काम करती है। वह लेवाई की लिखी कविता पढ़ती है, हर शब्द में उसकी याद महसूस करती है। अचानक पीछे से आवाज आती है, क्या अब भी कॉफी ठंडी पसंद है? वह मुड़ती है, लेवाई सामने खड़ा था। वह दौड़कर उसे गले लगा लेती है और यही कहानी खत्म हो जाती है।